Okay, again, what is the normal size of spleen? Anyone? And what are the causes of splenomegaly? कोई भी जना जिसको याद हो. कुछ तो बताओ, causes एक आधा बता दो. Mild, moderate, severe. What are the causes of massive splenomegaly? आप बताइए. Pink shirt. Okay. Leukemia is another cause, but what are the major causes of massive splenomegaly? दो causes तो मैंने बोला ही था बार बार कि ये learn करना है. कोई infections होते हैं? CML, of course, जो बोला आपने. Acute नहीं, chronic. Acute leukemia बोला. It is chronic myeloid leukemia, ठीक है? And second, काला आजार. Malaria is also very good. I'm just revising it. What are the other causes of splenomegaly? इसके अलावा और क्या होता है? अच्छा, what is hypersplenism? Anyone? ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोटबुक. hypersplenism. तुम बताओ. तुम लिखा है सामने, पढ़ के बताओ. तुम बैठो. ठीक. What do you mean by pancytopenia? क्या बोला? Decrease in all WBC. What? All WBC का क्या मतलब? RBCs, platelets and lymphocytes. हाँ, leukocytes. Okay. What is the mechanism of splenomegaly? Again, I'll revise it because it is a reticuloendothelial organ. तो जैसे ही इसके अंदर हाइपर एक्टिव हो जाएगी, उसमें हाइपोप्लेजिया होगा, तो दैट विल बी अ कॉज ऑफ स्प्लीनोमेगैली. तो रिएक्टिव रेटिकुलोएंडोथेलियल हाइपोप्लेजिया. लिम्फोइड हाइपोप्लेजिया, इसमें दोनों तरह के कंपोनेंट होते हैं, रेड पल्प और व्हाइट पल्प. तो व्हाइट पल्प जब बढ़ जाएगा, दैट इज लिम्फोइड हाइपोप्लेजिया. प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोमा सेल्स, कोई भी किसी भी तरह के एबनॉर्मल सेल्स आ जाएं, या तो वहाँ के खुद के हों लिम्फोमा सेल्स, या फिर बाहर से कहीं से इन्फिल्ट्रेट कर जाएं उसमें. तो इन्फिल्ट्रेशन बाय एबनॉर्मल सेल्स हो जाएगा. एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस, अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस, जो CML में भी होता है, जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया. दूसरे जो ल्यूकीमियाज है उसमें अगर बोन मैरो अफेक्ट हो रही है, तो यहाँ स्प्लीन आपकी ब्लड सेल्स को बनाना चालू कर देती है. दैट इज एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस और हीमोपोइसिस. प्रोलिफरेशन ऑफ मैक्रोफेजेस ड्यू टू RBC डिस्ट्रक्शन एंड वेस्कुलर कंजेशन, जो आपने बोला ना CHF, दैट इज द कॉज. ओके, तो हम अकॉर्डिंग टू देयर etiology we have divided into 4 causes: infective, hypoplastic, congestive and infiltration. Right? इन्फेक्टिव, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे एक्यूट है, चाहे सब एक्यूट है, चाहे क्रॉनिक है. इसमें इंपॉर्टेंट कॉजेज आपको दो चार लर्न करने होंगे, बट यू हैव टू पॉइंट आउट ऑल द थिंग्स. एक्यूट में इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन इम्पॉर्टेंट कॉज. क्रॉनिक में ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, ट्रॉपिकल स्प्लीनोमेगैली, दैट इज लिशमेनियासिस ओनली. That is leishmaniasis only, no? This I'll confirm. Tropical splenomegaly. Malaria, Kala Azar and Trypanosomia. These are the infective, parasitic protozoal infections. ठीक है? These cause splenomegaly. Now, congestive causes. जैसे ही उसके अंदर जो vascular जो उसकी supply है, वो अगर block होगी, तो congestion होगा. ठीक है ना? Vessels जब blood, तुमने पढ़ा होगा ना congestion, what are the causes, कैसे होता है ये? फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में, पैथोलॉजी के फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में जो आता है वो नहीं. आप लोगों की क्लासेस हुई है जनरल पैथोलॉजी की? ओके. तो इसमें पोर्टल वेन जो है और स्प्लीनिक वेन है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, दोनों मिलके पोर्टल वेन एंड स्प्लीनिक वेन आपके मेन जो वेना केवा है उसमें खुलती है. तो अगर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो स्प्लीनिक वेन में भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मतलब उसको भी वो कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने से उसके अंदर जो बैक फ्लो होगा उससे कंजेशन हो जाएगा. दैट इज द कॉज ऑफ इंट्राहेपेटिक
ऑब्स्ट्रक्टिव पोर्टल हाइपरटेंशन एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन। इंट्रा हेपेटिक में लिवर के कॉजेज आते हैं, सिरोसिस हुआ, बिलियरी सिरोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस। एक्स्ट्रा में बाहर, मतलब जो वेन बाहर निकल गई है उसके अंदर पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो कोई मेलिग्नेंसी है बाहर से जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, या फिर ये उसी ब्लड वेसल की कोई प्रॉब्लम है, जैसे थ्रोम्बोसिस, वीनस मालफॉर्मेशन। ठीक है, एक्सटर्नल ऑक्लूजन, वही कोई मेलिग्नेंसी या कोई और बाहर से जो उसको कंप्रेस कर रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स कार्डियक ओरिजिन का कॉर्निक पैसिव कंजेशन। ओके, नाउ हाइपरप्लास्टिक कॉजेज, जिसमें कि वो एक्टिव हो गई है खुद ही, है ना। तो एक तो इन्फेक्टिव कॉजेज पढ़े हमने, जिसमें इन्फेक्शन के कारण वो रेटिकुलो एंडोथेलियल ऑर्गन है स्प्लीन, तो वो खुद उसको कम करने के लिए इन्फेक्शन को ग्रो करेगा, दैट इज द हाइपरप्लास्टिक कॉज, इन्फेक्टिव कॉज। ठीक है, उसमें हाइपरप्लेजिया हो रहा है इन्फेक्शन के कारण। फिर दूसरा था कंजेस्टिव कॉज, जिसके ब्लड फ्लो के रोकने के कारण उसमें कंजेशन हो रहा है, उसके कारण उसको उसका साइज बढ़ रहा है। तीसरा है हाइपरप्लास्टिक कॉज, इसके अंदर हाइपरप्लेजिया हो रहा है, एक तो एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस, ये एक दूसरे से थोड़ा कोरिलेटेड है, ये ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिव है कि एक में अगर इन्फेक्टिव कॉज है तो उसमें हाइपरप्लेजिया नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। तो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड भी है। तो हाइपरप्लास्टिक कॉज में हो गया एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस, दैट इज माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज, मैरो डैमेज, मैरो इन्फिल्ट्रेशन। रेटिकुलो एंडोथेलियल हाइपरप्लेजिया विच इज जो आपके हीमोलिटिक अनीमियाज हैं उसके अंदर ये बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल आरबीसीज, एबनॉर्मल आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एबनॉर्मल आरबीसीज। तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए और एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस के लिए स्क्रीन की साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, व्हाट आर द इन्फिल्ट्रेटिव कॉजेज, अगेन द सेम थिंग, कोई बाहर से कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, या तो खुद के अंदर उसके अंदर लिम्फोमा सेल्स, लिम्फोमा बन गया है, या फिर बाहर से कोई लिम्फोमा या अदर मेलिग्नेंसीज है जो स्क्रीन के अंदर आ रही है। ठीक है, बिनाइन कॉजेज भी होते हैं इसमें, बिनाइन में होते हैं उसके अंदर स्टोरेज सेल डिजीज, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको नाम याद रखना है, स्टोरेज सेल डिजीजेज होते हैं। उसके अंदर इन जो मैक्रोफेजेस हैं, ये एबनॉर्मल मैक्रोफेजेस हैं जो अपने अंदर कुछ मतलब जो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रही है तो उसके अंदर वो स्टोर हो जाते हैं, तो उसको हम गॉचर सेल, नीमन-पिग सेल्स जो बोलते हैं, उसके कारण जो डिजीज हो रही है दैट इज द स्टोरेज सेल डिजीज। ठीक है, अदर कॉजेज में अमाइलॉइडोसिस एन इम्पोर्टेंट कॉज, अनदर कॉज जैसे इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कॉज, ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ क्योंकि ये तुम्हारा लॉन्ग स्मॉल क्वेश्चन आ सकता है, लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस। ठीक है, लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस एब्नॉर्मल हिस्टियोसाइट का प्रोलिफरेशन है, इट इज अ नियोप्लास्टिक डिजीज, उसमें अलग अलग 3 तरह की सिंड्रोमिक वो होते हैं, अलग अलग तरह से प्रेजेंटेशन होता है, तो अलग अलग तरह से प्रेजेंटेशन को अलग अलग नाम दिया गया, जैसे लिटरल फीवर डिजीज हो गया, और उसमें से एक है इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा। इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा इज अ मिसनोमर, ग्रैनुलोमास नहीं बनते हैं, इसमें हिस्टियोसिटिक सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है जिसको हम लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं, और इओसिनोफिल्स होते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉज, और ये आप क्योंकि ये आपके चैप्टर्स इतने नहीं हैं तो ये आप पढ़ लेना, लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस मैंने आगे रखा है, अगर टाइम हुआ तो आई विल शो यू। ठीक है, ओके, डिसऑर्डर्ड इम्यूनोरेगुलेशन, ये आप लर्न कर लीजिए, फेल्टी सिंड्रोम, एसएलई, कोलाजन वेस्कुलर डिजीज, सार्कोइडोसिस एंड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, these also causes, these are the causes, also the causes of splenomegaly. Now massive, जब उसका साइज बढ़ेगा, ये आपने बोल ही दिया है, what are the causes, मॉडरेट हो गया, माइल्ड हो गया। ठीक है, ओके, ये एक आपको ध्यान रखना है, पिछली बार भी हुआ था कि क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं हमको, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस की आइडेंटिफाई कि कोई ब्लड या बोन मैरो उसका तो कोई पॉजिटिव तो नहीं है। दूसरा फिर आ जाएगा सीरोलॉजिकल टेस्ट, इन्फेक्शंस को रूल आउट करने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं। फिर लिवर ठीक है नहीं है, कंजेस्टिव कॉजेज को रूल आउट करने के लिए हमने एलएफटी करा लिया, कोई हीमोलिटिक अनीमिया तो नहीं है, उसके लिए हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस और कूम्स टेस्ट कराया, कोगुलेशन प्रोफाइल कराई। देन पैनक्रियाटिक कॉज ऑल्सो, एमाइलेज एंड लाइपेज, अगेन इसके कारण पैनक्रियाटिक कॉज के कारण भी बैक प्रेशर होता है, उसके कारण कंजेस्टिव कॉज हो सकते हैं स्प्लीन के एंड अदर्स। ओके, ये फोटोज, ये एक आपको दिखाया था स्प्लीनिक इन्फार्क्ट, सीएमएल का केस था, ये माइलोफाइब्रोसिस का केस है, माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लास, इसमें इतनी बड़ी स्प्लीन हो गई है, ये येलोइश कलर के जो दिख रहे हैं दैट आर इन्फार्क्ट,
और बाकी जो पूरी स्क्रीन का कलर है इट हैज़ बीन चेंज इनटू रेड कलर, तो कंजस्टिव इसमें कॉज आ गया है, ठीक है, अलॉन्ग विथ एक्स्ट्रा मेडलरी हेमाटोपोइसिस। अच्छा, मैं पहले क्लासिफिकेशन, आप ये लिम्फोमा ही मैं थोड़ा सा कवर कर रही हूँ, आपका पहले भी क्लासिफिकेशन करा चुकी हूँ। क्लासिफिकेशन में आपको मेजर जो है नाम आने चाहिए। देखो इतना बड़ा लिम्फोमा तो आप लर्न नहीं कर सकते, सब लोग ढंग से सुन लो। आप बताइए, यस यू इन ब्लू सूट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्प्लीनोमेगाली? नहीं आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप क्या कर रहे थे आप? What were you doing? What is your roll number? Okay, you leave the class. आपको अटेंडेंस दे देंगे 112, you leave the class. आपको मोबाइल पे या जो भी काम है you go and complete your work. बैठ जाओ। ओके, बी एंड टी सेल्स में डिवाइडेड होते हैं लिम्फोमास। कोई बताएगा क्लासिफिकेशन? पुरानी किसी को भी याद हो मेजर क्लासिफिकेशन जो 4 में डिवाइडेड है? एनीवन? आप बताओ। कुछ भी एक वर्ड बता दो। लिम्फोमास में हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? क्रॉनिक एंड एक्यूट, ठीक है। लिम्फोमा में एक्यूट लिम्फोमास होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फोमा एंड ल्यूकीमिया? व्हाट इज योर रोल नंबर? वेरी गुड, बैठो। आप बताओ पीछे लास्ट। हाँ, कुछ भी लिम्फोमास में क्या पढ़ा ये बता दो, कुछ तो पढ़ा होगा। बी एंड टी सेल टाइप होते हैं, वेरी गुड। फिर हम कैसे डिवाइड करते हैं आगे? मैचुरेशन से, हाँ वेरी गुड, बैठो। तो हम पहले मैचुरेशन किसे करते हैं? प्रिकर्सर लेजन है या फिर मैच्योर है? तो प्रिकर्सर टी एंड बी सेल लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, और उसके बाद मैच्योर बी सेल लिम्फोमा, मैच्योर टी सेल लिम्फोमा। ये 4 मेजर क्लासिफिकेशन थी जो मैंने बताई थी। ये क्लासिफिकेशन अभी एनएचएल की है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। पहले लिम्फोमा को हम 2 में डिवाइड करते हैं, हॉजकिंस लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। तुम्हारे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं होता क्या? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें पीपीटी में तो पैसिव लर्निंग होती है ना, क्या बोल रहे हैं वो तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोल रही हूँ वो मुझे भी नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस में डिवाइड करते हैं। नॉन हॉजकिंस में ये 4 तरह के टाइप्स होते हैं। दिस यू ऑल हैव टू रिमेम्बर, इतना तो आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। ओके, ये 1 मिनट, ये पीछे जा रहा है आगे जा रहा है, आई डोंट नो। ओके, तो प्रिकर्सर बी एंड टी सेल लिम्फोमास, ठीक है। इसके अंदर इमैच्योर सेल्स होते हैं जो बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्ट लाइक सेल्स, ठीक है। तो वो होते हैं। और लिम्फोमा और ल्यूकीमिया में क्या डिफरेंस है, ये कौन बताएगा? तुम बताओ। हाँ, बेसिक डिफरेंस था, मैंने बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोला है। ल्यूकीमिया में ल्यूकीमिया के अंदर ट्यूमर सेल्स आते हैं, लिम्फोमा में उन्हीं ऑर्गन्स में कन्फाइंड रहते हैं। वेरी गुड, ठीक है।
तो ल्यूकीमिया इज जब ब्लड और बोन मैरो में इन सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन, मतलब वो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व, व्हेन ब्लड एंड बोन मैरो इज इन्वॉल्व देन इट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया, एंड व्हेन इट इज कन्फाइंड टू द ऑर्गन्स इट इज कॉल्ड लिम्फोमा। ठीक है, ये एक्यूट जो प्रिकर्सर टी एंड बी सेल लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा है उसके ऊपर लागू करते हैं। ठीक है, ओके, पता नहीं ये कैसे जा रहा है। ओके, जो मैच्योर टी एंड बी सेल लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमास होते हैं और ल्यूकीमियाज होते हैं उसमें ये बड़े बड़े सेल्स आ जाते हैं। ये ब्लड की पिक्चर है जिसके अंदर दीज आर ब्लास्टॉइड लाइक सेल्स, है ना, बिल्कुल स्कैंड साइटोप्लाज्म है, हाई एनसी रेशियो है, इमेच्योर क्रोमैटिन है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई भी दिख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, और जब हम उसके ऊपर मार्कर्स देखेंगे तो इसमें मतलब इम्यूनोफिनोटाइप देखेंगे। इम्यूनोफिनोटाइपिंग होती है उसके ऊपर जो एंटीजन या एंटीबॉडीज हैं उसकी क्या मतलब वो कौन से हैं। इम्यूनोफिनोटाइपिंग का ये मतलब होता है, ठीक है, कि उसकी फिनोटाइप कैसी है। फिनोटाइप और जीनोटाइप तो पढ़ा होगा ना, तो सेल की फिनोटाइप कैसी है। इम्यूनोफिनोटाइप, इम्यूनो इज फॉर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, राइट। तो इसके अंदर CD19 पॉजिटिव है, दैट इज बी सेल टाइप है, एंड CD22 इज पॉजिटिव which denotes premature forms। ठीक है, TDT इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्री एंड टी सेल जो होते हैं प्रिकर्सर सेल्स, उसमें इम्पॉर्टेंट इम्यूनोसेल मार्कर है जो प्रिकर्सर सेल्स में ही आता है। ठीक है, एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर PAX5 एंड CD10 अगर है तो इट इज फॉर बी सेल, एंड CD1 ये तो तुम्हें बताया था ना, बी सेल होते हैं जो 19 के बाद है, 19, 20, उसके PAX5 ये वाले होते हैं जो बी सेल मार्कर्स होते हैं, और जो 1, 2, 3 मतलब जो अर्ली वाले होते हैं दैट दोज आर टी सेल मार्कर्स। ठीक है, CD45 इज कॉमन ल्यूकोसाइट एंटीजन दैट इज LCA जो सारे सेल्स पे आता है, लिम्फोइड सेल्स पे। दिस इज अ न्यूक्लियर मार्कर TDT, इसकी फोटो आई हैव शोन यू। ओके, नाउ बी सेल CLL, ये तो मैच्योर पेरिफेरल बी सेल नियोप्लाज्म के एक दो टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ छोटे छोटे, यू जस्ट गो एंड रीड इट। ये है आपका CLL वर्सेस SLL, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया ओब्लिक स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा। क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया तब बोलते हैं जब ब्लड में होता है, और स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा तब बोलते हैं जब सिर्फ लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर मैच्योर लिम्फोइड सेल्स आते हैं। ये उल्टा सीधा चल रहा है। ल्यूकीमिया के ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज है, जब भी लिम्फोसाइटोसिस मोर देन 5000 हो जाएगा, प्रो लिम्फोसाइट्स लेस देन 10% एंड स्मर्ट सेल्स आर सीन इन द पेरिफेरल ब्लड फिल्म। ये देख आपको SLL की फोटो दिखाई है, लिम्फ नोड बायोप्सी है जिसके अंदर मोनोमॉर्फिक पॉपुलेशन ऑफ लिम्फोइड सेल्स है। दो क्राइटेरिया बताए थे ना, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द लिम्फ नोड इज इन्वॉल्व बाय मतलब इट इज शोइंग लिम्फोमा और वाइस वर्सा, मतलब वेदर इट इज रिएक्टिव और इट इज लिम्फोमा। कोई भी जना 2 पॉइंट्स बता सकता है। एक तो मोनोमॉर्फिक पॉपुलेशन ऑफ सेल्स हो गया, आर्किटेक्चर इज इफेस्ड, आर्किटेक्चर तो पता है ना, मतलब आर्किटेक्चर का आर्किटेक्चर इज इफेस्ड, और दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा नोडल स्प्रेड होना, लिम्फ नोड के बाहर भी सेल्स निकल निकल के जा रहे हैं, वही मोनोमॉर्फिक सेल्स। ठीक है, ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब हम मैच्योर लिम्फोब्लास्टिक मैच्योर लिम्फोइड लिम्फोमास के बारे में बात कर रहे हैं। ये मैच्योर सेल्स हैं, जो प्रिकर्सर्स थे वो टी एंड बी सेल, वो पहले जिसमें TDT पॉजिटिव था वो वाला केस था। ठीक है, जिसमें बड़े बड़े सेल्स थे। फॉलिकुलर लिम्फोमा इज अ मैच्योर बी सेल लिम्फोमा। ठीक है, इट हैज न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ सेल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जर्मिनल सेंटर्स, एडल्ट ग्रुप में होता है और मल्टीपल लिम्फेडिनोपैथी करके प्रेजेंट करता है। नाउ लिम्फ नोड इज इनफिल्ट, ये सब आप छोड़ दो, इसमें क्या आता है, इसमें यूजली सेंट्रोसाइट और सेंट्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन होता है। दिस इज द पिक्चर। ठीक है, ये फॉलिकल्स के फॉर्म में ही ग्रो करता है, पर इसके अंदर अगर आप देखें तो फॉलिकल्स जो हैं दे आर ऑफ अनइक्वल साइज, उनका बाहर का जो मेंटल जोन और इंटरफॉलिकुलर एरिया है वो गायब हो गया। जो नॉर्मल लिम्फोइड सेल के अंदर जो आर्किटेक्चर है दैट इज लॉस्ट। ये जो फॉलिकल्स हैं ये पूरे लिम्फ नोड में होते हैं, चाहे कॉर्टेक्स हो चाहे मेडुला। रिएक्टिव में आपके कॉर्टेक्स में होंगे, मेडुला में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके फॉलिकल्स बन गए हैं, और इसके लिए स्पेसिफिकली
जो मार्कर होता है जो उसको डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम रिएक्टिव लिम्फ नोड, दैट इज BCL2. ठीक है, इट इज अ मार्कर फॉर T cell origin as well as it is found in these follicular lymphoma cells. तो आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर है दैट इज ऑफ रिएक्टिव लिम्फ नोड, इसमें BCL2 इज नेगेटिव इन द जर्मिनल सेंटर. पर अगर जो फॉलिकुलर लिम्फोमा वाला केस है उसमें जर्मिनल सेंटर में भी BCL2 इज पॉजिटिव. ठीक है, BCL2 एक तरह की एंटीबॉडी है, मतलब एंटीजन इनके ऊपर होता है जिसको हम स्टेन करते हैं और देखते हैं कि वो है या नहीं है. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ स्टेनिंग. जैसे इस ग्लास लाइट स्टेन होती है ना, जैसे PBF हो रही है, जैसे HE होती है, ऐसे ही ये भी स्टेनिंग होती है ऑन द ब्लॉक्स. टिश्यू पे ही होती है ये टेस्ट, जिसको हम IHC बोलते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री. ओके, इसकी ग्रेडिंग होती है, दिस यू डोंट हैव टू रिमेम्बर. ये लिम्फोमा सेल्स हैं. ये आपको जो बिल्कुल राउंड मैच्योर लिम्फोइड सेल्स लिम्फोसाइट्स होते हैं वैसे नहीं है, थोड़े बड़े हैं, थोड़ा सा इरेगुलर क्रोमैटिन है, और आप कहीं कहीं देखेंगे तो ग्रूविंग वगैरह भी आ रही है ना, सेल्स के अंदर ग्रूविंग दिख रही है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इरेगुलर. नाउ नेक्स्ट इज मेंटल सेल लिम्फोमा. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच यू हैव टू रिमेम्बर. मेंटल सेल लिम्फोमा अगेन मैच्योर B सेल लिम्फोमा. इसके अंदर जो मेंटल सेल्स होते हैं, मेंटल जोन याद है आपको, जो फॉलिकल है, जो जर्मिनल सेंटर, फॉलिकल के अंदर जर्मिनल सेंटर होता है, जर्मिनल सेंटर के बाहर जो एरिया है दैट इज मेंटल जोन. तो मेंटल जोन में ये सेल्स होते हैं, उन्हीं का प्रोलिफरेशन होता है, तो उसको हम मेंटल सेल लिम्फोमा बोलते हैं. ठीक है, B सेल मार्कर पॉजिटिव है CD19. इसके अंदर स्पेसिफिकली CD5 भी पॉजिटिव होता है और साइक्लिन D1. तो इसका स्पेसिफिक मार्कर आपको याद रखना है साइक्लिन D1, जो मेंटल सेल लिम्फोमा का मार्कर है. ये सेल साइक्लिन D1 पॉजिटिविटी शो करेंगे. देखो, जैसे ये साइटोप्लाज्मिक पॉजिटिविटी होती है, नहीं दिस इज नॉट साइटोप्लाज्मिक, ये कुछ और है. साइक्लिन D1 न्यूक्लियर पॉजिटिविटी होती है. दिस इज आई थिंक दिस इज ओनली 20. CD19 की पॉजिटिविटी शो की हुई है इन सेल्स. ये भी सेल्स इरेगुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेकर है, मैच्योर से डिफरेंट है. ठीक है, दिख रहा है ना सबको, थोड़े से बड़े सेल्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इरेगुलर है, क्रोमैटिन इरेगुलर है. ठीक है, तो इनके अंदर जो दूसरी पिक्चर है दैट इज शोइंग CD19, दैट इज B सेल पॉजिटिविटी साइटोप्लाज्मिक. जो ब्राउन कलर का स्टेन है ना, ब्राउन कलर इज पॉजिटिव. ओके, इतना सब रहने दो. नेक्स्ट इज बर्किट्स लिम्फोमा. बर्किट्स लिम्फोमा में आप ये लर्न कर लो, दिस कम्स इन योर शॉर्ट नोट्स, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, देन यू गो एंड रीड इट. बर्किट्स लिम्फोमा जो होता है इट इज ऑल्सो अ B सेल लिम्फोमा. इसके अंदर ये बच्चों में होता है, ये आपको ध्यान रखना है. EBV एसोसिएटेड होता है ये, और इसके अंदर जो बायोप्सी होती है उसके अंदर स्पेसिफिकली स्टारी स्काई अपीयरेंस आती है. ठीक है, क्यों ये दिख, एक तो ये आपकी पिक्चर है जिससे आपको याद रहेगा, इसमें सेल्स जो है दीज इट इज मतलब बहुत ज्यादा रिजोल्यूटेड इमेज है, इसलिए बड़े सेल्स दिख रहे हैं, बट दे आर स्मॉल सेल्स ओनली. इनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल ब्लूइश होता है और उसमें वैक्यूल्स दिखता है. ठीक है, और कईयों में ग्रूविंग भी दिख रही है. इसके अलावा अगर हम स्मॉल उसमें हाई पावर में देखेंगे तो इसमें हिस्टोसाइट्स बहुत सारे होते हैं, तो उसके कारण इसकी अपीयरेंस स्टारी स्काई अपीयरेंस हो जाती है. ठीक है, आई थिंक ये फोटोज नहीं दे रखी मैंने, आई हैव नॉट इंक्लूडेड. तो स्टारी स्काई अपीयरेंस इसकी स्पेसिफिक होती है. ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म होता है, स्मॉल सेल्स होते हैं विद साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलाइजेशन. ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसलोकेशन होती है मिक जीन की, ये आपको ध्यान रखना है. कौन बात कर रहा है वहां पे? बर्किट्स लिम्फोमा समझ में आ गया, जरूरत ही नहीं है पढ़ने की. आई थिंक हो गया, तुम सबको सब आता है. ट्रांसलोकेशन 814 इसका कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसलोकेशन है. अनदर इज DLBCL, दैट इज डिफ्यूज लार्ज B सेल लिम्फोमा. मैं दो 3 पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको बेसिक आ जाए. अगर कभी शॉर्ट नोट आता है तो यू कैन राइट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, उससे आप पूरा आंसर बना सकते हो. तो डिफ्यूज का मतलब सब पूरे के पूरे लिम्फ नोड आर्किटेक्चर को डिफ्यूजली इन्वॉल्व कर रहा है. पूरे के पूरे में एक से सेल्स पड़े हैं, वो डिफ्यूजली पड़े हुए हैं लिम्फ नोड में. लार्ज B सेल्स, तो इट इज अ B सेल टाइप ऑफ लिम्फोमा, और लार्ज इसका मतलब है लार्ज सेल्स है.
ठीक है, जैसे सेंट्रोब्लास्ट होते हैं ना बड़े सेल्स, वैसे उनका प्रोलिफरेशन हो रहा है या इम्यूनोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन हो रहा है। ये एडल्ट ग्रुप में होता है, इट इज वेरी कॉमन, मतलब इट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट लिम्फोमास। आई थिंक इतना बहुत है। ये आपको दिख रहा होगा, बड़े बड़े सेल्स हैं, इर्रेगुलर क्रोमैटिन है, और जो एक दो तीन चार सब में प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई पड़े हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा है ना कि मैच्योर नहीं है, जो मैच्योर लिम्फोसाइट्स हैं और उसके में डिफरेंस है, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो एटलीस्ट आप अगर मान लो कभी आता है शॉर्ट नोट तो आप बना सको, दिस यू हैव टू मेक। अगर लिम्फोमा में आ रहा है तो आपको क्या बनाना है, SLL और CLL को छोड़ के बाकी सब में बड़े सेल्स बनाने, मतलब थोड़े इर्रेगुलर से सेल्स बनाने हैं, किसी में न्यूक्लियोलाई है नहीं है, पर इर्रेगुलर होने चाहिए, तभी आप उसको शो कर पाओगे ना। और SLL और CLL में आपके मैच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं। ओके, बी सेल है, इसका बी सेल एक्सप्रेशन होता है 1920। okay, this you don't have to remember. This is also an important short note. This is the last one. You just remember hairy cell leukemia. इसको ल्यूकीमिया बोलते हैं। वैसे ये लिम्फोमा है पर इसके अंदर ब्लड का इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमन होता है, इट इज इसलिए इसको हेरी सेल ल्यूकीमिया बोलते हैं। मोर कॉमन इन मेल्स, इसमें भी मैसिव स्प्लीनोमेगाली होती है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। अगर स्प्लीन नहीं हो तो हेरी सेल ल्यूकीमिया का डायग्नोसिस ही नहीं बनाते हैं, इतना इससे कोरिलेटेड होता है ये। ठीक है, इसका आप मार्कर्स आप बस लर्न कर लो और इसकी मॉर्फोलॉजी देख लो। ये ब्लड की पिक्चर है, इसमें सेल्स दिख रहे हैं, ये मैच्योर सेल्स ही हैं, मैच्योर लिम्फोइड सेल्स जैसे ही दिख रहे हैं, स्मॉल सेल्स हैं, पर इनकी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस दिख रही है ना, जैसे हेयर लाइक, तो इसलिए हम इसको हेरी सेल ल्यूकीमिया बोलते हैं। ओके, इसमें बी सेल मार्कर्स हैं, बी सेल लिम्फोमा है, 1920 पॉजिटिव है। इसके अलावा इसके स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं, दिस यू हैव टू रिमेम्बर, CD25, CD103, CD11C एंड ट्रैप पॉजिटिविटी। पैथोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रोजन सेक्शन रिपोर्टिंग। डू यू नो, एनीवन नोज दिस कि क्या होता है फ्रोजन सेक्शन रिपोर्टिंग? फ्रोजन सेक्शन क्या होते हैं? फ्रोजन, ओके, इसमें क्या होता है, दिस इज अ टेस्ट विच यू शुड नो, आजकल बहुत कॉमन हो गया है। जो भी अपनी सर्जरीज होती है ना, तो ऑन द स्पॉट आपको वही स्लाइड्स बना के हमें देख के बताना होता है कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नॉट। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड फ्रोजन सेक्शन रिपोर्टिंग, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसी समय उसको फ्रीज किया जाता है। जैसे जो रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी जो हम स्लाइड्स दिखाते हैं, आपको इसका मतलब मैं बेसिक बताती हूँ, ये तो आप पढ़ लेना अपने आप। हिस्टोपैथोलॉजी मतलब पैथोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, है ना। साइटोपैथोलॉजी आपको पता होगा, FNAC होना, FNAC क्या होती है? वेरी गुड, उसमें सुई की जांच होगी, सुई से आप उस चीज, उस मटेरियल, उस सेल्स को निकाल के स्लाइड पे लगाते हैं एंड यू सी कि सेल्स क्या है, बिनाइन है, मेलिग्नेंट है या क्या पैथोलॉजी है। दिस इज अ वेरी गुड टेस्ट ना, बैठे बैठे मतलब ऐसे ही हो जाता है, जिसमें आपको ना लोकल की जरूरत है ना एनेस्थीसिया की जरूरत है, एंड यू कम टू अ डायग्नोसिस। इसके अलावा होता है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है, टिश्यू इज बीइंग टेकन आउट, है ना, आपका बॉडी टिश्यू उसी आर्किटेक्चर में आता है। साइटोपैथोलॉजी में तो आपने सेल्स निकाले, हिस्टोपैथोलॉजी में आपने टुकड़ा निकाला ना, टुकड़ा बोलते हैं जो लेमन लैंग्वेज में, मतलब बायोप्सी, आपका टिश्यू निकाला, उसको उसी आर्किटेक्चर में उसकी प्रोसेसिंग होती है और स्लाइड्स बनती है, उसमें आपका 1 दिन लगता है, इट टेक्स 1 डे, फुल डे टू गेट द स्लाइड्स रेडी। और फिर उसमें आप देख के बताते हैं, जैसे ये स्लाइड्स जो हम दिखाते हैं, दीज आर हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड्स, कि ये क्या है, मेलिग्नेंसी है, बिनाइन है, बिनाइन है तो क्या है, मेलिग्नेंसी है तो क्या है। ठीक है, इसके अलावा होता है जो मैं आपको बता रही, फ्रोजन सेक्शन रिपोर्टिंग होती है, जिसके अंदर क्या होता है, उसी समय वो टुकड़ा निकाल के OT के अंदर होती है रिपोर्टिंग, है ना, ऑपरेशन थिएटर। ड्यूरिंग ऑपरेशन वो अगर मान लो कंफ्यूज है कि वेदर इट इज, इसमें ट्यूमर है या नहीं है, मेलिग्नेंसी है या नहीं है, तो दे गिव यू द टिश्यू, उसी समय उसको फ्रीज करते हैं विद इन आई थिंक इट टेक्स, मतलब एक स्पेशल मीडिया होता है जिसमें फ्रीज होता है, और 1 या 2 मिनट में वो फ्रीज हो जाता है। तो वो एक तरह का ब्लॉक, मतलब इस तरह का टुकड़ा होता है जो ऐसा होगा कि प्रोसेस होके फिक्स हो गया, देन वी कट इट ओवर द स्लाइड्स एंड वी डू स्कैनिंग, तो वो उसको उसी समय विद इन हाफ एन आवर वी हैव टू रिपोर्ट इट आउट। ठीक है, तो ये दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अब आगे आने वाले मतलब
मतलब ये एक और तरह के टेस्ट हैं जो आप रूटीनली नहीं पढ़ते हो, बट दिस यू शुड नो दैट फ्रोजन सेक्शन रिपोर्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू, जिससे आप सर्जन को ये बता सकते हो कि आपको ऑपरेट करना है या नहीं करना है, कितना करना है, आगे तक करना है। जैसे किसी के ट्यूमर है, जैसे सपोज यूट्रस में आपको भेजा, वो आपको आइडेंटिफाई करेंगे, हमने बता दिया मेलिग्नेंसी है एंडोमेट्रियम में, ठीक है। एंडोमेट्रियम में जैसे ही हमने मेलिग्नेंसी बोली तो वो उसको आगे पूरी कंप्लीट रेडिकल सर्जरी कर देंगे, और अगर अपन नहीं बोलते तो रुक जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ यंग लेडी, आप समझ रहे हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है। ऐसे ही मार्जिन होते हैं, अगर आपको ये टिश्यू काट के दिया है और उसके मार्जिन भी दिए हैं तो यू हैव टू आइडेंटिफाई मार्जिन पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो उसको आगे भी और काटेंगे वो, है ना। तो वन गो में सर्जरी हो जाएगी। अदरवाइज पहले क्या होता था, पहले सर्जरी हुई, फिर उसकी रिपोर्ट आई, फिर 15 दिन बाद वापस से पेशेंट रीऑपरेट होता था। दिस वॉज वेरी हॉरेबल फॉर एनीवन ना, किसी के लिए भी। तो इट इज़ अ वेरी गुड टेस्ट इन हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे उसी का कॉल आया था, तो आई नो कि एक्चुअली पैथोलॉजी के बारे में सबको पता नहीं होता कि इसमें क्या क्या होता है। तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट हेयर just for your knowledge. Okay, this is again एंटीबॉडी, ये आप पढ़ लेना आगे अपने आप। इसमें इम्पोर्टेंट एक ये भी चीज़ है कि इसके अंदर जो ये पूरे के पूरे बोन मैरो को है ना, वो अंदर इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं हेरी सेल्स, और इस तरह से ट्रैप कर देते हैं कि नॉर्मल जब भी बोन मैरो एस्पिरेट होता है, बोन मैरो एस्पिरेशन तो पता होगा ना, व्हाट इज बोन मैरो एस्पिरेशन, कोई भी जना बताओ। बोन मैरो एस्पिरेशन एक टेस्ट होता है, क्या होता है उसमें? ल्यूकीमिया है, उसने पूरी बोन में, सारी बोन्स में, मतलब जहाँ पे भी मैरोज ज़्यादा होती है वहाँ इन्फिल्ट्रेट है, तो हमें उसको देखना है। तो उसके अंदर बोन के अंदर घुस के और उसमें से एस्पिरेट करते हैं, जैसे एफएनएसी किसी गांठ में से घुस के करते हैं ना, लंप में से निकाल के, ऐसी बोन मैरो एस्पिरेट में बोन मैरो से हम बोन के अंदर नीडल डाल के उससे एस्पिरेट करते हैं, उससे बायोप्सी लेते हैं। तो बोन मैरो की में ये इतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट कर जाता है कि आपकी बोन मैरो एस्पिरेशन में इट इज़ अ ड्राई टैप, यू आर नॉट एबल टू टेक आउट एनीथिंग। उसने सारे के सारे सेल्स एक तो खत्म भी कर दिए और खुद भी बाउंड हो जाता है उसके अंदर, जिससे वो निकल नहीं पाए, ठीक है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ड्राई टैप विच यू हैव टू रिमेम्बर। ओके ओके, तो और भी टेस्ट हैं, बस आप आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यू रीड इट। ये लैंगर-हैंसेल हिस्टियोसाइटोसिस है जिसको मैं आपको बता रही थी। आप प्लीज़ वो मत करो, ये बहुत ऐसे ही टॉपिक है, गंदा सा टॉपिक है, और ये सच में ही बुरा लगता है पहली बार पढ़ने में, पर ठीक है, आप एक जस्ट देख लो कि इसमें लैंगर-हैंसेल हिस्टियोसाइटोसिस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में बर्बैक ग्रैन्यूल्स आता है, ठीक है, कैनिस रैकेट शेप ग्रैन्यूल्स। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर ऑफ दिस। ओके, कुछ और पूछना है किसी को?